शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां महिलाओं ने अपना हाथ ना आजमाया हो। कभी डॉक्टर तो कभी साइंटिस्ट, कभी इंजीनियर और कभी पूरे देश का नेतृत्व करने वाली। लेकिन आज भी कई जगह समाज में उनकी भूमिका और उनकी बलिदान को नजरअंदाज करते आए। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वह इसका डटकर सामना करती है और सफलता की बुलंदियों को छूती है। इन्हीं सब चुनौतियों से उभर कर राजनीति में अपना पहचान बनाने वाली महिलाओं पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हीना गावित, जो कि नंदुरबार महाराष्ट्र के लोकसभा सांसद हैं। चर्चा शुरू करने से पहले इनकी जीवन के सफर की एक झलक। महाराष्ट्र का नंदुरबार जिला एक आदिवासी इलाका है। यहीं पर एक आदिवासी परिवार में 28 जून 1987 को हीना गावित का जन्म हुआ। पिता विजय कुमार कृष्ण राव और मां कुमुदनी विजय कुमार राव। पिता जो कि एनसीपी में नेता और राज्य में मंत्री थे। हीना गावित ने MBBS और फिर जनरल मेडिसिन में MD किया और LLB की पढ़ाई कर चुकी हैं। हीना गावित राजनीति में आने से पहले एक समाज सेविका थीं। इनके काम को देखते हुए लोगों ने हीना को राजनीति में आने की सलाह दी। बस फिर क्या था, लोगों की ये बात हीना के दिमाग में उतर गई और उन्होंने राजनीति में कदम रखने का फैसला कर लिया। हीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी प्रभावित थी, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी में जाने का फैसला किया। हीना को इस फैसले में घर वालों का साथ तो मिला, लेकिन पिता को एनसीपी छोड़नी पड़ी। साल 2014 में हीना गावित ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर सबसे कम उम्र की सांसद बन गई। मेरे क्षेत्र में मैं वैसे तो नंदुरबार में ही रहती हूँ, तो मेरे क्षेत्र में हर रोज़ कोई ना कोई ब्लॉक में जाके वहाँ पे विज़िट करती हूँ। तो मेरा हर रोज़ ऐसा एक शेड्यूल बना रहता है कि आज अगर थड़गांव आई हूँ तो कल कोई और ब्लॉक में जाऊँगी, परसों कोई और ब्लॉक में जाऊँगी। हीना जब दिल्ली में न होकर अपने क्षेत्र में होती हैं, तो सुबह से रात तक जनता के बीच काम करती हैं। दीदी हमेशा से जब भी घर पे आते हैं MP बनने के बाद, तो दीदी हमेशा लोगों के बारे में सोचते हैं कि यहाँ पे क्या कमी है, या ये गांव को क्या देना चाहिए, या ये जो फैमिलीज हैं इनको कैसे हेल्प करना चाहिए। जब से मैडम यहाँ पर आई है तो हर लेडीज की समस्या दूर हुई है, हर लेडीज तक मैडम पहुंची है, हर लेडीज के घर में रोशनी मैडम ने की है, हर लेडीज को गैस दिया है। जो लेडीज को बीमारियां होती थी लकड़ी जलाने से फुफ्फुस में, वो मैडम के आने से बहुत सारी लेडीज की समस्याएं दूर हुई है। नंदुरबार में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां आना जाना बहुत कठिन है। रास्ते संकरे, पथरीले और पहाड़ों के बीच से जाते हैं, लेकिन हीना जनता से मिलने, उनका हाल जानने कहीं भी पहुंच जाती हैं। डॉक्टर हीना गावित का सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन उनसे जानते हैं कि उनकी कहानी क्या है। नमस्कार हीना जी। नमस्कार। बहुत गर्व होता है कि इतने कम उम्र में और 16th लोकसभा में आप सबसे कम उम्र के सांसद थे। एक तरफ MD, MBBS, दूसरे तरफ LLB और यहाँ राजनीति। क्या रहा है इस सफर का? मैं एक आदिवासी क्षेत्र से आती हूँ और नंदुरबार में मेरा स्कूलिंग हुआ है। तो जब मैं स्कूलिंग कर रही थी, नंदुरबार एक आदिवासी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बहुत सारे हेल्थ के अलग अलग विषयों के प्रॉब्लम्स हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो मैंने बचपन में ये तय किया था कि मुझे डॉक्टर बन के इस आदिवासी क्षेत्र के लिए कुछ करना है और फिर मैंने MBBS में एडमिशन लिया, डॉक्टर बनी। डॉक्टर बनने के बाद मैंने कई हेल्थ कैंप्स लिए और हेल्थ कैंप्स जब मैं ले रही थी तो मुझे हेल्थ के साथ साथ कई सारे दूसरे प्रॉब्लम्स भी हमारे क्षेत्र के सामने आने लगे। तो उस समय मैंने ये तय किया कि मुझे इन सब प्रॉब्लम्स को भी अगर सॉल्व करना है
तो मैं केवल डॉक्टर रह के ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकती। मुझे राजनीति ज्वाइन करके कुछ इन लोगों के लिए अगर करना है तो पॉलिटिक्स में आना होगा, और तब मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे संसद का चुनाव लड़ना है। तो आपने बीजेपी अचानक से सिर्फ इलेक्शन के पहले ज्वाइन करने का फैसला कैसे लिया? मैं 5 साल मैंने हेल्थ के काफ़ी कैंप्स नंदुरबार जिले में लिए, और जब इन हेल्थ कैंप्स के माध्यम से मैं अलग अलग गांव में घूमती थी, वहां जाती थी, तो वहां के प्रॉब्लम सामने आने लगे। हमारा जो नंदुरबार जिला है वो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे है। तो हमने, जैसे यहाँ आदिवासी क्षेत्र है, वैसे गुजरात का जो हमारा लगा हुआ जो क्षेत्र है वो भी आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स वहां नहीं थे। जो प्रॉब्लम्स हम महाराष्ट्र के हमारे इस ट्राइबल एरिया में देखते थे वो उस ट्राइबल एरिया में नहीं है। तो क्यों नहीं है इसके बारे में मैं सोचती थी। उस समय मोदी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, और मोदी जी ने कुछ बहुत अच्छी योजनाएं उन आदिवासी लोगों के लिए उस क्षेत्र में की थी, और वो सब देख के मैं बहुत प्रभावित हुई थी। तो मुझे ये लगता था कि मेरे क्षेत्र में भी ऐसी योजनाएं आनी चाहिए, और मोदी जी के नेतृत्व में मुझे काम करने की इच्छा तैयार हुई, और मैंने ये तय किया कि मैं मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी में काम करना पसंद करूंगी। मेरी माँ और मेरी छोटी बहन, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुम करना चाहती हो तो तुम करो, हम आपके साथ हैं। और क्योंकि मैंने 5 साल जो नंदुरबार जिले में हेल्थ सेक्टर में काम किया था, तो बहुत सारे लोग 5 साल में मेरे से जुड़े, और वो आके मुझे बोलते थे कि दीदी आप ये चुनाव लड़िए, हम सब आपके साथ हैं। ग्रामीण क्षेत्र में और खास तौर से आदिवासी क्षेत्र में क्या ऐसे योजनाओं से आप जीते हैं जहां आपको लगता है कि जमीनी स्तर पे आप कुछ कर सकें, और केंद्र सरकार की कहां आपको मदद पड़ी है? यहाँ आदिवासी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जब मैं जीती थी उस समय मेरे क्षेत्र में करीब करीब ऐसे 750 से 800 गांव और पाड़े, अभी हमारे यहाँ आदिवासी क्षेत्र में एक गांव अगर हम कहते हैं तो छोटे छोटे पाड़े रहते हैं, 10-15 घर एक जगह पे। तो ऐसे करीब करीब 700 से 800 पाड़े और 86 रेवेन्यू गांव ऐसे थे जहां बिल्कुल बिजली नहीं थी। हमारे केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना, हर घर बिजली सौभाग्य योजना के माध्यम से हमने करीब करीब इन 1 लाख 1.5 लाख घरों को बिजली देने का काम ये पिछले 5 साल में हमने किया। आज मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इन आदिवासी गांव में जाती हूँ जहां रात के टाइम पहले जाते थे तो कभी लाइट नहीं होती थी, आज उन सभी घरों में लाइट्स पहुंच गए हैं। लाइट्स पहुंचने से उनका पूरा जीवन ये बदल गया है। हीना जी, इस बार तो आपके भाषण को लेके आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी बहुत तारीफ की, तो क्या कहा था आपने पार्लियामेंट में? आप उन दर्शकों को बताएं जो महिला है और खास तौर से युवा है और आपके जैसे नेत्री बनना चाहते हैं। मैंने राष्ट्रपति अभिभाषण पे मुझे बोलने का मौका मिला था और मैंने ये कहा कि ऐसे गांव, पाड़े, बस्तियां हमारे नंदुरबार जिले में थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। ये केवल मोदी जी की योजनाओं के कारण आज वहां बिजली पहुंची है। वो लोग अंधेरे में जीते थे, कभी किसी ने कोई कंप्लेंट तक नहीं की, लेकिन आज मोदी जी ये जो योजना लेके आए इसके कारण आज करीब करीब 1.5 लाख लोगों के घरों में बिजली पहुंच गई है। आज ऐसे कितनी महिलाएं हैं जो चूल्हे पे खाना बनाती थी और चूल्हे पे खाना बनाने से उनके तबीयत खराब रहती थी। उनको बारिश के 3 महीने पहले, बारिश शुरू होने के 3 महीने पहले उन्हें पूरे जंगल में घूम के लकड़ियां इकट्ठा करनी पड़ती थी। तो ये एक उनका लाइफस्टाइल ही बन गया था कि बस अभी बारिश का मौसम आएगा तो हमको उस सीजन के लिए लकड़ियां इकट्ठा करनी है। तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई, ये उज्ज्वला योजना में हमने हमारे नंदुरबार जिले में, मेरे संसदीय क्षेत्र में 1.5 लाख हमने महिलाओं को गैस कनेक्शंस उनको दिए, जिसके कारण आज उनके घर में धूल नहीं है, मतलब धुआं वहां अभी होता नहीं है। एक क्लीन एनर्जी उनको मिल रही है। और तो ऐसी कई सारी योजनाएं हमने जो हमारे जिले में की। मैंने एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया था मेरे भाषण में, मैं आपको भी यहाँ बताना चाहूंगी। बिल्कुल कि मैं जब आरोग्य के कैंप लेती थी, हेल्थ कैंप्स जब मेरे क्षेत्र में लेती थी, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको हमने ऑपरेट किया था फ्री हेल्थ कैंप में।
तो वो मुझे मिलने आए जब हम रिव्यू कैंप के लिए गए, सब पेशेंट्स का रिव्यू करना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि दीदी आपके इस कैंप के कारण मेरे दोनों आंखों के ऑपरेशंस हुए हैं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर आइए। तो ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र था और पहाड़ी क्षेत्र में हमने ये कैंप लिया था। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, हमारा ये कैंप जैसे ही ख़त्म होता है आप मेरे साथ मेरे गाड़ी में चलिए और हम आपको आपके गांव तक हम आते हैं। तो वहाँ एक जगह जाके उन्होंने गाड़ी रोकने को कहा। उन्होंने कहा कि हाँ बस यहीं रोक दीजिए, अभी हमारा गांव आ गया है, और आसपास कुछ नहीं था। तो मैंने उनको कहा कि बाबा यहाँ तो कुछ है नहीं, आपका गांव कहाँ है? तो उन्होंने बोला दीदी आप उतरो, मेरे साथ चलो। और वो पहाड़ के बिल्कुल एकदम कॉर्नर पे मुझे लेके गए और वहाँ नीचे वैली में उनका गांव था। तो उनके गांव में जाने के लिए रोड नहीं था। वो देखने के बाद मैंने जब सांसद बनने का निर्णय लिया और चुनाव में खड़ी रही, तो मैंने ये तय किया था कि पहला काम जीतने के बाद मैं ये करूंगी कि वो बाबा के गांव तक मुझे रोड बनवाना है। और ये रोड हमको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पहला ये रोड हमारा बना। तो ऐसी चीजें हमारे क्षेत्र में हुई है जो इतने सालों में नहीं हुई। तो ये सब मोदी जी के कारण ही पॉसिबल हुआ है। हीना जी, कहा जाता है कि आप जब पहली बार सांसद बने तो आपको पता भी नहीं था, आप एमडी के एग्जाम लिख रहे थे और बाहर मीडिया आई तब आपको पता चला कि आप 1 लाख के मार्जिन से जीत के आए हैं। कैसा लगा तब? जी, मैं जिस समय मैंने चुनाव लड़ने का तय किया, मेरा एमडी का कोर्स चल रहा था। 3 साल का हमारा एकेडमिक कोर्स होता है और उसके बाद एग्जाम्स होते हैं। तो मेरा एकेडमिक का कोर्स पूरा हो गया था और हमें एग्जाम के लिए 3 महीने पीएल प्रिपरेटरी लीव मिलती है। तो प्रिपरेटरी लीव के दौरान मैंने कैंपेन किया था, इलेक्शन कैंपेन। और इलेक्शन का हमारा वोटिंग पहले हुआ और 15 दिन बाद एमडी के पेपर्स थे। तो शुरुआत से ही मैं बहुत ही मतलब पढ़ाई में ज्यादा कंसंट्रेट करने वालों में से, हमेशा बिल्कुल हमेशा एकदम टॉपर रहने वालों में से थी। तो बहुत सिंसियर पढ़ाई के मामले में। ये तो मतलब शुरुआत से मैंने ये तय नहीं किया था कि सांसद बनना है। ये तो आखिरी के कुछ महीनों में मुझे ऐसा लगा कि मुझको चुनाव लड़ना चाहिए। तो उस दौरान एग्जाम भी थी, इलेक्शन भी था। तो कैंपेन के टाइम पे मैं मेरे बुक्स कैरी करती थी गाड़ी में, और एक सभा होने के बाद दूसरे जगह ट्रैवल करते टाइम बिल्कुल मैं बुक से आई यूज टू फ्लिप थ्रू पेपर्स। इस तरह से मेरा अभ्यास भी चलता था और कैंपेन भी चलता था। तो जैसे मेरा वोटिंग खत्म हुआ उसी दिन शाम को मैंने मेरा बैग पैक किया और मैं मुंबई चली गई और 15 दिन पूरे 22 घंटे बैठ के पढ़ाई करती थी। दोपहर में 1 घंटा सोती थी, रात को 1 घंटा। और मैंने ये सोचा कि सांसद का जो एग्जाम मतलब इलेक्शन जो था वो तो सबके साथ मिलके सबने मदद किया, कैंपेन किया जीतने के लिए, लेकिन एमडी का पेपर तो मुझे खुद लिखना है। तो मुझे इसमें ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि मेरे बीच में 2 महीने बिल्कुल कैंपेन में चले गए थे। तो जब एमडी का एग्जाम था, एमडी का जिस दिन पेपर था मेरा, उसी दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले थे। और मैंने उस दिन ये नहीं सोचा कि आज मेरा रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, मैंने ये टेंशन नहीं लिया। मैंने ये सोचा कि आज मेरा पेपर है, मेरा पेपर अच्छा जाना चाहिए। और मैं बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड से पेपर लिखने गई। और जब पेपर लिख कर बाहर आई तो मीडिया पूरे मेरे एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ी थी और उन्होंने मुझे पूछा, मैडम आप जीत गए हो, 1 लाख के वोटों से आप जीते हो, आपको कैसा लग रहा है? तब मुझे पता चला कि मैं इलेक्शन जीती हूँ। तब तक मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो कहीं ना कहीं आपको ये अंदाज हुआ कि वोटर जो है बहुत सोच समझ के वोट देता है। बिल्कुल। और मोदी जी की लहर शायद 2014 में रहा, लेकिन 2019 में आप 2 लाख के मार्जिन से जीत के आए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका काम और काम के माध्यम से लोगों के जीवन में जो हित, आपने कौन से ऐसे योजनाएं को लेके आपको लगता है, हेल्थ सेक्टर में काम करना एक तरफ होता है, लेकिन दूसरे तरफ आदिवासी क्षेत्र में महिलाओं को कुपोषण को लेके, मैल न्यूट्रिशन को लेके बहुत बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल, कुपोषण, ये जब हम नंदुरबार का नाम लेते हैं तो कुपोषण ये सबसे बड़ी समस्या सबसे पहले आती है।
और मैं खुद डॉक्टर होने के नाते मैंने ये तय किया था कुछ प्रायोरिटीज जो मुझे काम करना है जिन सेक्टर्स में, उसमें सबसे पहला था हेल्थ और उसमें भी कुपोषण। तो कुपोषण दूर करने के लिए या कुपोषण मिटाने के लिए भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो सही तरीके से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, वो बच्चे तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए मैं रेगुलर फॉलोअप मीटिंग्स लेती थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट की सभी एडमिनिस्ट्रेशन हो, समाज में लोगों में इसके प्रति एक अवेयरनेस, एक जन जागृति का काम, ये भी मैं इन 5 सालों में मैंने किया। क्योंकि क्या है, आदिवासी क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं रेगुलर प्रेग्नेंट होने के बाद ANC चेकअप्स के लिए नहीं जाती, हीमोग्लोबिन चेक नहीं करते और कई बार डिलीवरीज भी घर पे ही कर लेते हैं। तो ऐसे में कुपोषित अगर बालक है तो वो जल्दी पता नहीं चलता और बहुत सीरियस होने के बाद आते हैं। तो हमने महिला बाल विकास की जो योजनाएं हैं भारत सरकार की, हेल्थ डिपार्टमेंट की जो योजनाएं हैं प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों के लिए, ये योजनाएं हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, महिलाओं तक और उनके बच्चों तक पहुंचाने का काम किया। इसका रिजल्ट ये हमको आया कि अभी NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का अभी 2 महीने पहले उसका रिपोर्ट आया है। नंदुरबार का परफॉर्मेंस ये सबसे अच्छा, आज देश में जो टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें कुपोषण में हमारी डिस्ट्रिक्ट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। मैं आपको जरूर पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ MBBS, एक तरफ MD और फिर LLB, ये करने की आवश्यकता है? आप पढ़ाई कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं या दोनों? मैंने ये जैसे मैंने आपको कहा कि मैं हमेशा टॉपर रही हूँ। जिस किसी क्षेत्र में मैं काम करती हूँ मैं मेरा बेस्ट देना पसंद करती हूँ। तो जब MD होने के बाद, सांसद बनने के बाद पार्लियामेंट में मैं पहली बार गई तो वहाँ की जो पूरी वर्किंग लैंग्वेज थी या कामकाज चलता था तो वो मुझे बहुत समझ में नहीं आता था। जैसे येस को आइस क्यों बोलते हैं, नो को नोस क्यों बोलते हैं, ये अमेंडमेंट क्या है, मोशन मूव करना क्या है। तो मैंने मेरी मम्मी को कहा कि मम्मी मैं अभी MP तो बन गई लेकिन मैं काम कैसे करूंगी, ये सब तो मुझे समझ में नहीं आता। तो मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि बेटा आपको अगर अच्छा MP बनना है, अगर आपको अच्छी तरीके से आपका रोल अदा करना है तो आप LLB करिए। और मैंने LLB में एडमिशन लिया और LLB भी पास करके आज मैं मेरा बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। और अंत में मैं जरूर एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप एक युवा नेत्री हैं, शादीशुदा नहीं। क्या आपको लगता है आज समाज में आपके प्रति जो महिला आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको प्रेरणा मिल रहा है और उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और जो आपको लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है तो वो क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं ने इस क्षेत्र में आना चाहिए। मैं खुद ये मानती हूँ कि महिलाएं बहुत ही सिंसियर होती है, जो भी काम करती है उसमें वो उनका पूरा 100% देके वो चीज़ परफेक्ट। अगर हम हमारे घर से शुरू करें तो हमारी मम्मी अगर खाना बना रही है तो वो परफेक्ट, उसमें मसाले परफेक्ट होंगे, उसमें नमक परफेक्ट होगा, मतलब हर चीज परफेक्ट होती है। तो महिला इस क्षेत्र में भी आने के बाद वो एकदम अच्छी राजनेता बन सकती है और हमको महिलाओं को और ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। वो ग्राम स्तर से लेके लोकसभा तक ज्यादा से ज्यादा महिलाओं ने इसमें सहभाग लेना चाहिए, ये मैं समझती हूँ। आज पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन माना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी महिलाएं आज इस फील्ड में अच्छा कर रही है उन्होंने ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रोत्साहन देके उनको भी आगे लाने का काम उन्होंने करना चाहिए। लेकिन वो कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पहले एक जमाना था जब अगर महिला सरपंच बनती है तो उसका पति वहां काम करेगा और उसका सिर्फ नाम होगा और उसका सिर्फ साइन होगा। लेकिन आज पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़ी लिखी युवतियां, पढ़ी लिखी महिलाएं आगे आ रही है और वो खुद जो उस पद पे आज है वो खुद उनका काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक चेंज आज हमको समाज में देखने को मिल रहा है और ये बहुत पॉजिटिव चेंज है। और जो महिला राजनीति से डरती है, आप उनको संक्षेप में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको यही बोलूंगी कि वो अगर उनकी इच्छा शक्ति है कि उनको कुछ करना है तो उनको
वो चीज़ करनी चाहिए, लेकिन पूरा उनका जो डेडिकेशन है वो उनको कभी भी उससे दूर हटना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स तय किए हैं तो उस पर उन्होंने आगे आके काम करना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं हैं जो उनको सपोर्ट कर सकती है, सिर्फ पहला कदम उन्होंने उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हीना गावित, जो ना सिर्फ एक नेत्री है लेकिन एक अभ्यासी नेत्री है। सांसद डॉक्टर हीना गावित, जो इस पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाती है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और महिला सांसद और उनसे जानेंगे उनकी संघर्षों की कहानी। मुझे अनुमति दे। नमस्कार।